एक शातिर मुजरिम, एक ठग हसीना और एक छुटभैया स्मगलर ने मिलकर $30 लाख के हीरे स्मगल करने का फुल प्रूफ प्लान बनाया। वो कामयाब भी हो गए, मगर फिर घटनाओं ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि उन सभी के हाथों के तोते उड़ गए और हर शख्स दंग रह गया। एक सनसनीखेज और तेज़ रफ्तार धुआंधार कहानी, मेरी ज़ुबानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों की इस विशाल दुनिया में। मैं शिवेश लेकर आ चुका हूँ एक बेहद सनसनीखेज कहानी। तो आपने अपने हेडफोन्स पहनी, आंखें बंद करी और चलिए गोता लगाते हैं इस बेहतरीन कहानी के विशाल समुंदर में। साम कार्गो ने जिस जगह से नदी पार की थी उस जगह नदी की गहराई बहुत कम थी। यह अमेरिका और कनाडा के दरमियान बॉर्डर लाइन का काम भी करती थी। नदी के दूसरी तरफ घने जंगल थे। साम ने जब कनाडा की सीमा के इलाके में कदम रखा था उस वक्त सुबह का उजाला फैलने लगा था और साम भी नदी पार करके घने जंगल में दाखिल हो चुका था। साम की पीठ पर टूरिस्टों वाला बड़ा सा बैग लटका हुआ था और कंधे पर गिटार भी लटक रहा था। आधे घंटे तक जंगल में चलने के बाद वो एक हरे भरे मैदानी इलाके में दाखिल हो गया। यह किसी किसान की चारागाह थी और चारागाह को पार करने में साम को 10 मिनट लग गए। चारागाह पार करके वो एक कच्चे रास्ते पर पहुंच गया। यही कच्चा रास्ता कुछ मील आगे जाकर हाईवे से जा मिला था। साम के जूते कीचड़ और मिट्टी में लथपथ थे। हाईवे पर पहुंचकर साम ने अंदाज़ा लगाया कि उसे लिफ्ट लेने में किसी किस्म की कठिनाई पेश नहीं आएगी। हाईवे पर थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थीं। हाईवे पर पहुंचकर साम रुक गया। थोड़ी देर बाद उसे दूर से एक कार आती दिखाई दी। साम ने लिफ्ट लेने के इरादे से अंगूठा हिलाना शुरू कर दिया। एक कार करीब आकर रुक गई, लेकिन यह साम की बदकिस्मती थी कि वो पुलिस की पेट्रोल कार थी। ड्राइवर सुर्ख और सफ़ेद चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र शख्स था जिसका जिस्म भारी भरकम था और आंखें तेज थीं। उसने कार की अगली सीट का दरवाज़ा खोला और बोला, आओ बैठ जाओ। मैं बस शुक्रिया। साम कार में बैठने से कतरा रहा था, लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अनमना सा हिचकिचाता हुआ वो कार में बैठ गया और कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। कहीं दूर जा रहे हो? ड्राइवर ने पूछा। कनाडा जा रहा हूँ। यह तो जाहिर है तुम कनाडा से आए हुए दिखाई नहीं देते। मैं बॉस्टन से आ रहा हूँ। मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मोटे आदमी ने गर्दन घुमाकर साम का गौर से जायज़ा लिया और बोला, अपनी उम्र के लिहाज से तो तुम मेरे स्टूडेंट नज़र नहीं आते। मैं मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। साम ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? टॉम हिंगिस, साम ने जवाब दिया। यह फ़र्जी नाम वो पहले भी 1-2 बार इस्तेमाल कर चुका था, बड़ी कामयाबी से। वेल, टॉम हिंगिस, मोटा बोला, मैं यहाँ का शेरिफ लार्सन हूँ। जानते हो अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें सीधे कस्बे की जेल। वो किस लिए? टॉम ने बगैर चौंके पूछा। खामोश बैठो और पूरी बात सुनो। मैं तुम्हें सीधे अपने कस्बे की जेल ले जाऊँगा। फिर वहाँ से इमिग्रेशन वालों को फ़ोन करूँगा। वो लोग आकर तुम्हारे कागजात चेक करेंगे। अगर तुम्हारे कागजात सही पाए गए तो 1 घंटे में तुम्हें फ़रीक कर दिया जाएगा और तुम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाओगे। लेकिन तुम मुझे ज़बरदस्ती जेल नहीं ले जा सकते। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, साम ने कड़वे स्वर में बोला। मैंने कब कहा कि तुमने कोई जुर्म किया है? अक्सर लोग गैर कानूनी तौर पर हमारी सीमा में चले आते हैं। मेरा ख्याल तो यह भी है कि तुम्हारे इस बैग की तलाशी भी लेनी पड़ेगी हमें। बस बहुत हो चुका शेरिफ, मुझे यहीं उतार दो। इस वक्त कार कस्बे की सड़क पर दौड़ रही थी। सामने खिड़की से बाहर झांका। सड़क के दोनों तरफ मकान दिखाई देने लगे थे। कार कस्बे में दाखिल हो चुकी थी। मैं तुम्हें उतार दूंगा, शेरिफ बोला। अगर तुम्हारे पासपोर्ट वीज़ा सही पाए गए तो ना सिर्फ तुम्हें छोड़ दिया जाएगा बल्कि इमिग्रेशन वाले अपनी गाड़ी में तुम्हें लिफ्ट भी दे देंगे, शेरिफ ने कहा। शुक्रिया, साम ने कहा। उसने महसूस कर लिया था कि शेरिफ अब एक हाथ से ड्राइव कर रहा है, दूसरा हाथ उसने पैंट की जेब में रखे रिवॉल्वर पर रख लिया था। कस्बे की जेल इमारत के बीच में थी। कार से उतरकर जब शेरिफ ने जेल के दरवाजे पर लगा ताला खोला तो साम को इत्मीनान हुआ कि जेल में इस वक्त डिप्टी शेरिफ मौजूद नहीं है। इमिग्रेशन वालों के आने तक मैं तुम्हें एक कैद खाने में रखूँगा, शेरिफ लार्सन ने कहा, लेकिन दरवाजे पर बाहर से ताला नहीं लगाऊंगा क्योंकि फ़िलहाल तुम हिरासत में नहीं हो।
लेकिन तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा। क्या इस दौरान मैं अपने गिटार से दिल बहला सकता हूँ? साम ने पूछा। क्यों नहीं, तुम्हें इजाज़त है, शेरिफ ने कहा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को फ़ोन करने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा और आकर ऐलान किया कि 20 मिनट में इमिग्रेशन वाले पहुंच जाएंगे। अगर तुम कानूनी तौर पर हमारे देश में दाखिल हुए हो तो तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके आने तक तुम शौक से अपना गिटार से दिल बहला सकते हो। साम हवालात के एक कोने में बैठ गया और गिटार पर एक लोकप्रिय गीत की धुन बजाने लगा। साथ ही वो धीमे स्वर में गीत गुनगुनाने भी लगा था। कुछ पल बाद शेरिफ भी हवालात के दरवाजे में आ खड़ा हुआ था। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। तुम्हें गिटार बजाने में महारत हासिल है? शेरिफ बोला। मेरा एक बेटा भी आजकल गिटार बजाना सीख रहा है। मैं 10 साल से गिटार बजा रहा हूँ, साम ने कहा। शेरिफ अब हवालात के अंदर दाखिल हो गया था। उस पर झुककर गौर से गिटार को देखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारे गिटार में तो 5 तारें ही दिखाई दे रही हैं, एक तार टूट गई है क्या? नहीं, साम ने मुस्कुराते हुए कहा, तार मेरे पास मौजूद है। कहकर साम ने गिटार बजाना बंद कर दिया और अपनी पोजीशन बदली। यह रही तार। शेरिफ ने साम का इरादा भांप लिया। उसने फुर्ती से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन साम उससे भी कहीं ज़्यादा फुर्तीला निकला। वो छलांग लगाकर शेरिफ के पीछे पहुंच गया था। फिर पलक झपकते ही उसने गिटार का टूटा हुआ तार शेरिफ के गर्दन में डाला और दोनों सिरों से क्रॉस करके खींचना शुरू कर दिया। 20 मिनट बाद जब इमिग्रेशन विभाग वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने हवालात के फर्श पर शेरिफ की लाश पड़ी हुई देखी। शेरिफ का अज्ञात कातिल जेल के पिछले दरवाजे से फरार हो चुका था। कैप्टन जॉनसन और लेफ्टिनेंट फ्लेचर को एक साथ काम करते हुए कई बरस हो चुके थे, लेकिन इतने बरसों में यह दूसरा मौका था जब उन दोनों ने इकट्ठे ऑफिस से छुट्टी ली थी। कैप्टन जॉनसन का ख्याल था कि उन दोनों में से कम एक तो ऑफिस में नहीं तो शहर में ज़रूर मौजूद रहना चाहिए, लेकिन गर्मी के इस मौसम में शहर में न जाने क्यों जुर्म में बेहद कमी आ गई थी। इन हालात में ऑफिस के मामले सार्जेंट कॉनी चार्ज बखूबी संभाल सकती थी। सिर्फ एक हफ्ते की ही तो बात थी। तुम न्यू फाउंडलैंड के जंगलों में हमसे कहाँ संपर्क कर पाओगी कॉनी? कैप्टन जॉन ने मुंह फुलाकर कहा। फ्लेचर ने जाने किस जंगल में सालमन मछली का शिकार का प्रोग्राम बनाया है। उस दौरान फ्लेचर भी उनके करीब पहुंच गया। जब कैप्टन उस जगह पहुंच जाएगा तो खुद ही उस सुहाने माहौल का दीवाना हो जाएगा। कैप्टन जॉनसन और लेफ्टिनेंट फ्लेचर ने अपना सफ़र स्टेशन वैगन में शुरू किया। स्टेशन वैगन में मछली पकड़ने का और कैंप लगाने का सामान लादा हुआ था। न्यू फाउंडलैंड तक कार द्वारा 2 दिन का सफ़र था। उस दौरान नोवा स्कॉटिश से कई घंटों तक सफ़र फेरी इंजन वाली नाव से करना पड़ता था। सफ़र के दिन उन्होंने रात को कनाडा के सीमा के करीब एक मोटेल में कमरा ले लिया। वहाँ सीमावर्ती इलाके में भी कत्ल की वारदातें होती रहती हैं। फ्लेचर ने लोकर अखबार पर निगाह दौड़ाते हुए कहा। यहाँ के सीमावर्ती कस्बे के शेरिफ को जेल की इमारत में लोहे के तार से गला घोंट कर मार दिया गया। ऐसा लगता है कि शेरिफ ने किसी मुजरिम को गिरफ्तार किया था जिसने मौका पाकर शेरिफ को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मैं इस वक्त छुट्टियों पर हूँ फ्लेचर, कैप्टन जॉनसन ने कहा, और इस दौरान मैं अखबार पर निगाह डालना भी पसंद नहीं करूँगा। सुबह होते ही उन्होंने फिर अपना सफ़र शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ मछलियों की खातिर इतना लंबा सफ़र करना अच्छी बात नहीं है, कैप्टन बड़बड़ाया, लेकिन सफ़र जारी रहा। जब वो अपने मंजिल तक पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। उन्होंने एक साफ़ सुथरी जगह पर अपना कैंप लगाया। इस इलाके का जायजा लेते हुए कैप्टन जॉनसन के भाव कुछ अच्छे नहीं थे। इस बात के कि शहर बनिस्बत यहाँ ठंडी हवा चल रही थी। कैप्टन को कोई ख़ास बात महसूस नहीं हुई थी। लेकिन दूसरे दिन जब वो शिकारी लिबास और जूते पहनकर मछली के शिकार के लिए निकले तो कैप्टन जॉनसन को पहली बार प्राकृतिक दृश्यों को देखने का मौका मिला और उनका ठंडा और मीठा पानी एक अजीब सा सुरूर पैदा कर रहा था। कैप्टन के लिए यह एक बिल्कुल नया अनुभव था। 2 दिन बाद कैप्टन ने लेफ्टिनेंट फ्लेचर से कहा, फ्लेचर, मुझे यह जगह बहुत पसंद आई है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि हमारी असल ज़िंदगी कुछ और ही है। फ्लेचर ने झरने में अपनी डोर डालते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कैप्टन। और उस दौरान उन्होंने बेशुमार मछलियाँ आग में भून भून कर खाईं और इसके अलावा अपने साथ ले जाने के लिए बड़ी बड़ी 15 मछलियाँ अलग भी रख लीं। हम इन मछलियों का क्या करेंगे? हम इतनी दूर अपने साथ कैसे ले जाएंगे? कैप्टन ने पूछा। यहाँ के कस्बों के दुकानदार हमेशा सहयोगी साबित हुए हैं। वो इन मछलियों को फ्रीज कर देंगे, फिर हम इन्हें अपने आइस बॉक्स में बंद करके अपने साथ ले जाएंगे।
हाँ, यह तरीका मुनासिब मालूम पड़ता है, कैप्टन ने मुस्कुरा कर कहा। सोमवार की सुबह जब हम इनमें से एक मछली कोनी की मेज पर रखेंगे तो वो भी खुश हो जाएगी। उधर तो यह प्रोग्राम बन रहे थे और इधर शाम ने शेव बनाने के बाद बाथरूम के आईने में अपने चेहरे का गौर से जायजा लिया। उसने अपनी दाढ़ी मूंद ली थी। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और मुंह धोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो तौलिए से मुंह पोंछता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सेलिना पांव पसारे बेड में बैठी हुई थी। शाम पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार तुमने इस दाढ़ी मूंछ से छुटकारा पा ही लिया। मेरा तो ख्याल था औरतें दाढ़ी को पसंद करती हैं, शाम ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन इस औरत को दाढ़ी पसंद नहीं, सेलिना बोली। मगर इस बार क्या जरूरत पड़ गई, तुम्हें हुलिया बदलने पर मजबूर होना पड़ा। पिछली बार जब मैं सरहद पार गया था तो एक मुसीबत में फंस गया था। इस बार मैंने सोचा मुझे सरहद पार जाने से पहले अपना हुलिया चेंज कर लेना चाहिए। क्या हम वापस कनाडा जा रहे हैं? हाँ, शाम ने सिर हिलाया। अगर तुम तैयार हो तो आज ही चल पड़ेंगे। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, सेलिना ने पूछा। इस बार किधर का इरादा है? शाम ने जवाब देने से पहले सोचा कि सेलिना को किस हद तक बताना चाहिए। फिर बोला, न्यू फाउंडलैंड में एक कश्ती मेरे लिए शिपमेंट लेने वाली है। इस बार क्या माल होगा तुम खुद देख लेना। इस बार भी वो माल क्या तुम अपनी पीठ पर टूरिस्ट बैग में लाद कर ले जाओगे? नहीं, मैं कस्बों के शेरिफ और बॉर्डर की कश्ती पुलिस से छुपा कर भागते भागते थक गया हूँ। इस बार मैं किसी दूसरे शख्स के ज़रिए माल बाहर निकलवाऊँगा। उम्मीद है कि वो दूसरी मैं नहीं रहूँगी। सामने ठहाका लगाया। नहीं नहीं, वो तुम नहीं होगी। वो दोनों उसी शाम सेलिना की कार में सीमा पार करके कनाडा में दाखिल हो चुके थे। देखने में वो दोनों अमेरिकन टूरिस्टों का जोड़ा नज़र आते थे। सामने हाईवे पेट्रोल पुलिस से बचने के लिए एक लंबा रास्ता अपनाया था जो ज़्यादा सुरक्षित था। बीच में उन्होंने हाईफैक्स से लेकर जून तक का रास्ता फेरी द्वारा तय किया था। शाम को कोई जल्दी भी नहीं थी क्योंकि फ्रेंची से उसकी मुलाकात बुध के दिन तय हुई थी। फ्रेंची मॉन्ट्रियल का रहने वाला था और दरमियाने दर्जे का क्रिमिनल भी था। वो जिस तरह भी हो सके दौलत हासिल कर लेना चाहता था। शाम कई बार मोटे कमीशन और फ्रेंची की माल सरहद पार अमेरिका पहुंचा चुका था। पिछली बार वो फ्रेंची का हीरोइन का पैकेट बड़ी कामयाबी से अमेरिका स्मगल कर चुका था। कुछ दिन पहले ही उसे फ्रेंची का फ़ोन आया था कि इस बार न्यू फाउंडलैंड में बेहद कीमती माल आ रहा है। क्या तुम वो माल न्यूयॉर्क पहुंचा सकते हो? क्यों नहीं, शाम ने माल की किस्म या तादाद मालूम किए बगैर ही हामी भर ली थी। शाम कार्गो उन चीज़ों की स्मगलिंग को तरजीह देता था जो छोटी सी आइटम हो और आसानी से छिपा कर ले जाई जा सकती हो। उसी दौरान एक बार घपला हो गया था और पुलिस शाम की तलाश में थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात सेलिना से हुई थी जो एक अधेड़ शख्स पर अपने हुस्न का जादू चलाकर उससे $30,000 ठग चुकी थी और उस वक्त वो भी जल्द से जल्द शहर से निकलना चाहती थी। दोनों अमेरिका के बड़े बड़े होटल में ठहरे हुए थे। वो दोनों रात के अंधेरे में भाग निकले थे मगर सिक्योरिटी वालों ने उन्हें देख लिया था और उन्होंने शाम और सेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। शाम ने तब भी हाईवे के बराबर वाले रास्ते को चुना था और रात के अंधेरे में वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाता हुआ पीछा करने वालों को डॉज करने में कामयाब हो गया था। फ्रेंची का एक भाई न्यू फाउंडलैंड के पश्चिमी हिस्से में एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता था। उसका नाम मैक्स था और उसका स्टोर उस जगह के करीब था जहां नोवा स्कोरिया से आने वाली फेरी लंगर डाला करती थी। वो जगह चैनल पोर्ट कहलाती थी। मैक्स का स्टोर फ्रेंची और शाम की मुलाकात के लिए एक बेहतरीन जगह थी। बुधवार को शाम और सेलिना फ्रेंची से मिलने रवाना हो गए। तुम हमेशा अपने साथ यह गिटार क्यों लिए फिरते हो? रास्ते में सेलिना ने पूछा। यह गिटार 2-1 मौक़ों में मुझे बचाने में बड़ी मददगार साबित हुई है, शाम ने जवाब दिया। लेकिन कस्टम वाले गिटार वाले दाढ़ी वाले बंदे की बड़ी बारीकी से तलाशी लेते हैं, सेलिना ने कहा। दाढ़ी तो मैंने साफ़ कर दी है। वापसी में हमारे पास कोई गैर कानूनी चीज़ भी नहीं होगी। हमारा माल किसी दूसरे शख्स के पास होगा और वही माल को बॉर्डर पार ले जाएगा। कौन है वो? शाम मुस्कुरा दिया। यह बात तो अभी मैं खुद भी नहीं जानता कि वो कौन शख्स होगा। शाम ने अभी तक यह अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि माल किस किस्म का होगा, लेकिन माल को सीमा पार पहुंचाने के लिए पिछले कई दिनों से उसके दिमाग में एक तरकीब मचल रही थी और उसे यकीन था कि फ्रेंची के भाई की मदद से वो इस तरकीब को आजमाने में कामयाब हो जाएगा।
कुछ घंटों बाद ही वो मैक्स के स्टोर के पिछले हिस्से में खड़े हुए थे। शाम का यकीन पक्का हो गया था कि उसकी तरकीब कामयाब रहेगी। फ्रेंची ने थोड़ी देर पहले स्केटिंग के पोल का स्क्रू खोलकर पोल मेज पर उलट दिया था। पोल से निकलकर मेज पर बिखरने वाली चीज़ ने सामान और सेलिना की आंखों को चकाचौंध कर दिया था। वो हीरे थे। शाम ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने हीरे नहीं देखे थे। उसने अपने होठों पर जुबान फेरी और धीरे से पूछा, ये कितने हीरे हैं? इनमें हर साइज़ का हीरा मौजूद है और इनकी तादाद 248 है, फ्रेंची ने बताया। वो शाम के चेहरे के मजबूत भाव देखकर संतुष्ट हो गया था कि शाम हीरो को बॉर्डर पार ले जाने में आनाकानी नहीं करेगा। पिछले हफ्ते लंदन में हीरो के शोरूम में जो डाका पकड़ा गया था, यह उस डाके का माल है। न्यूयॉर्क की एक पार्टी ने इस माल की खरीदारी में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। क्या तुम इन हीरो को न्यूयॉर्क पहुंचा सकते हो? इन हीरो की कीमत कितनी है? शाम ने पूछा। लंदन के अखबारों और टीवी वालों के मुताबिक यह 10 लाख पाउंड के हैं, फ्रेंची बोला। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी कीमत इससे बहुत ज़्यादा है। अमेरिकी करेंसी के रेट के हिसाब से यह 30-40 लाख डॉलर से कम के नहीं है। सेलिना ने गहरी सांस ली। तुम्हें यह हीरे न्यूयॉर्क पहुंचाने का क्या मुआवजा मिलेगा? शाम ने फ्रेंची की तरफ देखा। मेरी परमानेंट फीस 10%। यह तो बहुत ज़्यादा है, फ्रेंची ने कहा। फ्रेंची काले बालों वाला दुबला पतला आदमी था। उसके बाएं गाल पर चाकू के जख्म का गहरा निशान था जो किसी झगड़े के दौरान उसके गाल पर लगा था। फ्रेंची के बारे में मशहूर था कि वो माहिर चाकूबाज था और बला का फुर्तीला कातिल था। 10% ज़्यादा है, शाम बोला। ये हीरे दहकते हुए अंगारे हैं। इन्हें लूटे हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। दुनिया का हर कस्टम वाला और FBI और स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस समेत हर सिपाही इनकी तलाश में सरगम होगा। ऑल राइट, फ्रेंची ने हामी भरी। इनकी जो भी कीमत लगेगी उसका 10% तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा एक पेंस भी नहीं मिलेगा। मेरे ऊपर जो लोग मॉन्ट्रिल में मौजूद हैं, ज़्यादातर माल वो हड़प जाएंगे। उनसे निपटना तुम्हारा काम है फ्रेंची। मैं उन्हें जानता तक नहीं, शाम ने कहा। क्या इन हीरो को तुम अपने साथ ले जाओगे शाम? फ्रेंची ने पूछा। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ? शाम ने जवाब दिया। उसने अभी तक फ्रेंची को उस घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया था जब पिछली बार वो पुलिस की गश्त कार में लिफ्ट लेकर करीब करीब फंस गया था और उसे शेरिफ का कत्ल करके फरार होना पड़ा था। इस बार कनाडा में दाखिल होते वक्त उसने दाढ़ी मुंह जरूर साफ कर ली थी। फिर भी उसे खौफ था कि शेरिफ ने मरने से पहले कस्ट इमिग्रेशन वालों को फ़ोन पर उसका हुलिया कितनी तफसील से बताया था। फ्रेंची, मेरा ख्याल है कि तुम इस संबंध में तुम्हारा भाई मैक्स हमारी मदद कर सकता है, शाम बोला। क्या तुम उसे यहाँ बुला सकते हो? फ्रेंची कुछ परेशान सा होकर बोला। मैक्स हमारे मामलों में शामिल नहीं है। उसकी यह मेहरबानी क्या कम है कि उसने हमें यहाँ मिलने की इजाज़त दे रखी है। तुम उसे बुला कर लाओ तो हमें उसकी मदद की ज़रूरत है। मैं उससे बात करूँगा, शाम ने रहस्यमय ढंग से कहा। फ्रेंची उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो मैक्स उसके साथ था। मैक्स भारी भरकम जिस्म का मालिक था, लेकिन दोनों भाइयों की शक्लें काफ़ी मिलती थी। जब मैक्स की निगाह मेज पर बिखरे पड़े हीरो पर पड़ी तो यह उल्टे कदम वापस लौटने लगा। ठहरो, शाम ने कहा। हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। किस सिलसिले में? मैक्स ने पूछा। पिछली बार जब तुम हमारे यहाँ आए थे तो कुछ टूरिस्ट तुम्हारे यहाँ मछलियाँ जमाने के लिए लाए थे। मछलियों के शिकारी हमेशा मछलियाँ बर्फ़ में फ्रीज कराने आते रहते हैं, मैक्स ने जवाब दिया। हर राज लाते हैं। हाँ, ख़ास तौर पर इस मौसम में मछलियों का शिकार ज़ोरों पर होता है। तुम उन मछलियों को कितने घंटे अपने पास रखते हो? शाम ने पूछा। कुछ घंटों तक ही, कई बार तो रात भर भी मछलियाँ अपने पास रखनी पड़ती हैं, मैक्स ने बताया। क्या इस हफ्ते यहाँ कोई अमेरिकी शिकारी आए हुए हैं? शाम ने पूछा। कुछ तो आए हुए ही हैं। वैसे भी आमतौर पर यहाँ अमेरिकी ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। ज़्यादा आते हैं। गुड, शाम ने संतुष्टि से कहा। दूसरे दिन सुबह मैक्स अपने स्टोर के पिछले कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में बड़ी सी बाल्टी थी जिसमें ताज़ा सालमन मछलियाँ दिखाई दे रही थीं। यह मछलियाँ कैसी रहेंगी? मैक्स ने पूछा। यह 15 बड़ी बड़ी सालमन मछलियाँ हैं। ये मछलियाँ किसने पकड़ी हैं? शाम ने पूछा। 2 अधेड़ अमरीकियों ने। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। वो यहाँ से कब जाएंगे? वो आज रात यहाँ से रवाना होंगे। पहले वो फेरी पर सफ़र करेंगे, फिर न्यू इंग्लैंड के रास्ते वापस अमेरिका चले जाएंगे। परफेक्ट, शाम बोला। फिर वो सेलिना से बोला, सेलिना, इन हीरों को 15 बराबर बराबर हिस्से में बांट दो। फिर इन्हें प्लास्टिक की 15 थैलियों में भर लेना। फिर शाम ने मछली पकड़ने वाले डोरी निकाली और लंबी सुई से उसका एक सिरा प्लास्टिक की एक थैली से बांध दिया।
सुई के सुराख और प्लास्टिक की थैली के दरमियान 1 फुट लंबी डोरी थी। जब सुई की नोक मछली की दुम से बाहर निकल आई तो साम ने सुई खींच ली। प्लास्टिक की हीरों से भरी मछली के मुंह से होते हुए उसके पेट में जाकर गायब हो गई। साम ने उसकी तरफ से डोर काट दी। यह मछली अब तैयार हो चुकी है, साम ने गर्व से कहा। तुम्हारा अंदाजा ठीक है। आज रात हम वापस अमेरिका जा रहे हैं, कैप्टन जॉनसन ने कहा। मैं और मेरे दोस्त भी अमेरिकी हैं। लड़की ने तीखी निगाहों से जॉनसन की तरफ देखा। तुम्हारा साथी तुम्हें कैप्टन करके क्यों मुखातिब करता है? क्या तुम फौज में हो? जॉनसन मुस्कुराया। मेरा संबंध अमेरिकन पुलिस के जासूसी विभाग से है। मैं कैप्टन हूँ और ये मेरा साथी लेफ्टिनेंट है, लेकिन मैं इसे लेफ्टिनेंट नहीं कहता हूँ। क्या यह हकीकत है? और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम टेक्सास में रहने वाली हो, कैप्टन बोला। यह बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते? मैं जासूसों का कैप्टन हूँ। क्या तुम यह बात इतनी जल्दी भूल गई? कैप्टन मुस्कुराया। फ्लेचर स्टोर की तरफ चल पड़ा ताकि मैक्स को उस सामान की कीमत अदा कर सके जो उन्होंने वापसी के सफ़र के लिए खरीदा था। लड़की कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर पलटकर स्टोर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद फ्लेचर स्टोर से बाहर आया तो कैप्टन ने पूछा, टेक्सास के लहजे वाली वो कौन थी? मालूम नहीं कौन थी, फ्लेचर ने कहा। बहरहाल उसका व्यवहार प्यारा और दोस्ताना था। फ्लेचर ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे पार्किंग से निकालकर घाट की तरफ ले गया। जिस वक्त उनकी वैगन घाट पर पहुंची उस वक्त नोवा स्कोरिया से आने वाली फेरी घाट में दाखिल हो चुकी थी। मेरा ख्याल है रात हमें समुंदर पार किसी होटल में गुजारनी पड़ेगी, फ्लेचर ने फेरी में सवार होने के लिए लाइन लगाए खड़ी गाड़ियों के पीछे वैगन रोकते हुए कहा। इधर स्टेशन वैगन के पार्किंग से निकलते ही सेलिना दौड़ती हुई स्टोर के पिछले कमरे में दाखिल हुई थी। साम, वो दोनों अमेरिकी पुलिस के जासूस हैं। वो चीखी तो पड़ी थी। उनमें से एक कैप्टन है और दूसरा लेफ्टिनेंट है और हीरे उनके कब्जे में है। खामोश रहो, शोर मत मचाओ। हम अब भी पहले से तय प्रोग्राम पर काम करेंगे इस बार। लेकिन फ्रेंची खामोश ना रह सका। उन दोनों के पास रिवॉल्वर भी हो सकता है साम। मछलियाँ पकड़ने में रिवॉल्वर का क्या काम है? साम ने पूछा। कई जासूस रिवॉल्वर को हर वक्त अपने पास रखने के आदी होते हैं, फ्रेंची बोला। साम कार्गो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम उनसे मिल चुकी हो सेलिना, वो तुम्हें पहचानते हैं। हम अगर उनसे आगे निकलकर कार की खराबी का बहाना करके रुक जाएं तो तुम्हें पहचान लेंगे। हो सकता है वो हमारी मदद करने के लिए गाड़ी रोक लें। वो तुम्हें करीबी फ़ोन तक लिफ्ट देने पर भी राजी हो सकते हैं। उस दौरान तुम उनसे यह बात उगलवा सकती हो कि उनके पास हथियार है या नहीं। मुझे तुम्हारा यह सुझाव उचित नहीं लगा साम, सेलिना ने कहा। हम उन्हें 30-40 लाख डॉलर की मछलियाँ इत्मीनान से फ्राई करके खाने की इजाज़त नहीं दे सकते, साम ने कहा। फिर से बोला, नोवा स्कोरिया से आने वाली फेरी फ्रेंची ने घड़ी पर निगाह डाली। फेरी को वापसी में करीब आधा घंटा बाकी है। ऑल राइट, साम ने जल्दी से बोला। भी उनके साथ इसी फेरी पर सवार हो जाएंगे। अमेरिका तक का सफ़र बहुत लंबा है साम, फ्रेंची ने फिक्रमंदी से कहा। हीरे जिन लोगों के करीब में हैं पुलिस के जासूस हैं। यह बात तुम क्यों भूल जाते हो? तुम फिक्र ना करो और हीरों की तरफ से तो बिल्कुल इत्मीनान रखो। अब ये हीरे कस्टम और बॉर्डर पुलिस की निगाहों से बचकर आसानी से निकल जाएंगे। मुश्किल सिर्फ यह है कि आइज़ हासिल करने के बाद हम उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ सकते। पुलिस जासूसों से ज़्यादा खतरनाक गवाह और कोई भी नहीं हो सकता। अगर हमने उन दोनों का कत्ल कर दिया तो फिर पुलिस हाईवे के सारे रास्ते ब्लॉक कर देगी। फिर हम किधर से भागेंगे? हाँ, सामने सहमति से गर्दन हिलाई। हमें अब यहाँ के नक्शे का जायजा लेना होगा ताकि कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जा सके जिसके ब्लॉक लिए जाने का खतरा ना हो। दूसरे दिन नोवा स्कोरिया और ब्रांसो के दरमियान एक लंबे रास्ते में सफ़र के दौरान महसूस किया कि एक छोटी सी नीली स्पोर्ट्स कार एक खास फासले से उनके पीछे लगी चली आ रही है। यह कार कभी आगे दिखाई देती है तो कभी पीछे, लेकिन नज़रों से ओझल नहीं होती थी। लेकिन कैप्टन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे ऑफ फंडाई जाने के लिए यही सबसे बड़ा हाईवे था। उन्हें सीमा पर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। कैप्टन जॉनसन ने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि कस्टम के कर्मचारी इस बार सामान्य से बहुत ज़्यादा सख्ती से चेकिंग कर रहे थे। कस्टम इंस्पेक्टर की वर्दी पहने एक शख्स ने उनके आइस बॉक्स को खोलकर भी चेक किया था। फिर उन्हें हाथ आगे बढ़ाने का इशारा भी किया था। कैप्टन ने सोचा वो लोग शायद किसी चीज़ की तलाश में हैं। फिर कैप्टन की निगाह छोटी सी नीली कार पर पड़ी जो कस्टम चेकिंग के लिए दूसरी कतार में खड़ी थी। वो कार कस्टम चेकिंग से गुजर चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि कैप्टन उनमें बैठे लोगों पर नज़र डाल पाता वो कार तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। कैप्टन के दिमाग से वो कार निकल चुकी थी। अचानक आधे घंटे बाद सड़क की दूसरी तरफ कोई कार खड़ी नजर आई।
एक नौजवान लड़की सड़क के किनारे खड़ी मदद के लिए कैप्टन को कार रोकने का इशारा कर रही थी। गाड़ी की स्पीड कम करो फ्लेचर, कैप्टन ने फ्लेचर से कहा। यह तो वही टेक्सास वाली लड़की है जो मैक्स के डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर हमसे गपशप कर रही थी। यह वही लड़की थी। उसने फ़ौरन जॉनसन और फ्लेचर को पहचान लिया था। खुदा का शुक्र है, वो बोली। जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हमारी कार खराब हो गई है। क्या तुम मुझे करीबी फ़ोन बूथ तक लिफ्ट दे सकते हो? कैप्टन जॉनसन ने कार की दूसरी तरफ से 2 आदमियों को और निकलते देखा, फिर बोला, क्यों नहीं, अगर तुम कहो तो हम भी कोशिश करके देख लें, शायद कार ठीक हो जाए। खराबी इंजन में दिखाई दे रही है, लंबे आदमी ने करीब पहुंचकर कहा। हम पिछले 1 घंटे से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यह ठीक ही नहीं होकर दे रही। यह मेरा पति साम कार्गो है, सेलिना ने साम की तरफ इशारा करते हुए कहा, और यह हमारा दोस्त फ्रेंची। इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, कैप्टन बड़बड़ाया। मेरा ख्याल है टेलीफोन बूथ तक कानून के रक्षकों से लिफ्ट लेना मेरे लिए काफ़ी सुरक्षित साबित होगा, सेलिना ने हंसकर कहा। तुम लोग तो पिस्तौल रिवॉल्वर रखते हो ना? हम लोग छुट्टियां मनाने आए हुए हैं, फ्लेचर ने कहा। हम लोग मछलियों के शिकार पर आए थे। सेलिना वैगन की पिछली सीट पर बैठ गई। टेक्सास में तो पुलिस वाले खाने की मेज पर भी बैठते हैं, ऑलस्टर नहीं उतारते। फ़ोन करने के बाद तुम अपने साथियों के पास वापस कैसे जाओगी? कैप्टन ने पूछा। उफ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, सेलिना ने बेबसी से कहा। तभी साम स्टेशन वैगन की अगली खिड़की पर झुका और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को तकलीफ ज़रूर होगी। यहाँ से 150-200 मील दूर एक फ़ोन है। क्या तुम मेरी बीवी को फ़ोन करने के बाद वापस यहाँ तक ला सकते हो? फ्लेचर जॉनसन ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि हम इसे वापस छोड़ सकते हैं, फ्लेचर ने कहा। हम वैसे भी अपने शेड्यूल से काफ़ी आगे चल रहे हैं। फ्लेचर ने कार आगे बढ़ा दी। हम लोग 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, उसने साम की तरफ हाथ लहरा कर कहा। मैं तुम लोगों की मदद के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ, सेलिना बोली। मेरा पति अच्छा मैकेनिक नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है, जॉनसन ने कहा। उसने इंजन का बोनट तक नहीं उठाया हुआ था। फ़ोन के बारे में साम का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। हाईवे पर 1 मील से कुछ ज़्यादा फासले पर एक पेट्रोल पंप और फ़ोन बूथ के साथ स्नैक काउंटर भी था। सेलिना ने कहा, मैं 1 मिनट में आती हूँ, तुम इत्मीनान से फ़ोन कर सकती हो, कैप्टन जॉनसन ने कहा। मुझे भी एक फ़ोन करना है। कैप्टन जॉनसन जब फ़ोन करके बूथ से बाहर आए तो फ्लेचर काउंटर पर बैठा बियर पी रहा था। ड्राइविंग के लिए जिस्म को गर्म रखना पड़ता है। बियर पीना पसंद करोगे कैप्टन? अभी नहीं, पहले इस लड़के को इसकी कार तक छोड़ दें, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है कैप्टन। सेलिना लेडीज़ बाथरूम से निकली। सब ठीक है, 15 मिनट में गाड़ी खींचने वाला ट्रक यहाँ पहुँच जाएगा। बात हो गई। तो फिर तुम्हें वापस वहीं पहुँचा दें, फ्लेचर ने वैगन स्टार्ट करते हुए कहा। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम लोग छुट्टियों पर अपने रिवॉल्वर अपने साथ नहीं रखते, रास्ते में सेलिना ने कहा। टेक्सास में तो ऐसा नहीं होता, फ्लेचर ने कहा लगाया। अगर रास्ते में हमारा सामना लुटेरों से हो गया तो हम मछली पकड़ने की छड़ियों से उनका खोपड़ियाँ बजा देंगे। सेलिना का कथित पति और फ्रेंची कार के पास खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। फ्लेचर ने कार के पीछे वैगन रोक दी। कैप्टन जॉनसन ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरना चाहा कि पीछे से सेलिना की आवाज़ आई। तुम दोनों कार में ही बैठे रहो। सेलिना का लहजा अब बदल चुका था। मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। फ्लेचर ने अपनी सीट पर पलट कर देखा। क्या मुसीबत? खामोश रहो, जॉनसन ने सतर्क लहजे से कहा। ऐसा लगता है ये हमें लूटना चाहते हैं। साम स्टेशन वैगन के सुरक्षित फासले पर खड़ा था। क्या इनके पास हथियार हैं? उसने सेलिना से पूछा। नहीं, मछलियाँ पकड़ने की छड़ियाँ के सिवाय इनके पास और कुछ नहीं है, सेलिना ने बताया। तुम इन दोनों पर नज़र रखो, तब तक हम आइस बॉक्स उतारते हैं, साम ने कहा। आइस बॉक्स? फ्लेचर ने हैरानी से कहा। उसमें हमारी शिकारी की हुई मछलियों के अलावा कुछ नहीं है। शट अप, साम गुर्राया। पिछला दरवाज़ा खोलो। फ्लेचर ने उनके हुक्म की तामील करते हुए पिछला दरवाज़ा खोल दिया। साम और फ्रेंची ने वैगन के पीछे रखा आइस बॉक्स उतार लिया। फिर वो उस बॉक्स को उठाकर अपनी नीली कार तक ले गए। कार की डिक्की खोलकर उन्होंने आइस बॉक्स डिक्की में बंद कर लिया। हाईवे पर ट्रैफिक बहुत कम था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही बीच बीच में गुजर जाती थी। साम उस वक्त तक का इंतज़ार कर रहा था जब तक हाईवे दोनों तरफ से दूर दूर वीरान नहीं हो गया। फिर उसने कैप्टन जॉनसन को फ्लेचर को नीचे उतरने का हुक्म दिया। एक पल के लिए जॉनसन के दिमाग में उभरा था कि शायद ये लोग उनकी गाड़ी चुराना चाहते हैं, लेकिन फिर जैसे ही उनकी निगाह साम की आंखों से दो चार हुई तो वह साम का इरादा भाग गया। साम के हाथों में भी एक रिवॉल्वर चमक रहा था। ठीक उसी वक्त हाईवे पर दूर पुलिस कार के सायरन की आवाज़ सुनाई दी।
जो पल पल नज़दीक आती जा रही थी। सामने एक क्षण के लिए पलटकर आवाज़ की दिशा में देखा। कैप्टन जॉनसन के लिए इतना मौका ही काफ़ी था। फ्रेंची जॉनसन के नज़दीक ही खड़ा हुआ था। जॉनसन ने झपट कर फ्रेंची को काबू किया और उसे पकड़कर अपने सामने ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। सामने फौरन ही पलटकर उसकी तरफ देखा तो फिर लगातार 2 फायर किए। दोनों गोलियां फ्रेंची के जिस्म में जा घुसीं। जॉनसन की पकड़ में फ्रेंची का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ता जा रहा था। सेलिना ने चीख कर कुछ कहा और फिर बड़ी मुश्किल से वैन से उतरकर अपनी कार की तरफ दौड़ी। तेजी से, इन्हें शूट कर दो, साम चीखा। बेवकूफ़ लड़की, सोच क्या रही हो, गोली चलाओ। सेलिना का रिवॉल्वर वाला हाथ कांप रहा था। साम ने उसे धक्का दिया और उसे कोसता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वो एक बार फिर तेजी से पलटा ताकि फिर फायर कर सके, लेकिन तब तक फ्लेचर वैगन की आड़ ले चुका था और जॉनसन ने फ्रेंची को सीधा खड़ा करके अपने सामने कर लिया था। इस दौरान सायरन की आवाज़ काफ़ी करीब आ चुकी थी। उसी दौरान साम और सेलिना अपनी कार स्टार्ट कर चुके थे। फिर उनकी कार के ब्रेक एक बार तेजी से चरमराए और वो नीली कार फर्राटे भरते हुई पलक झपकते ही नज़रों से ओझल हो गई। लेकिन इस बीच कैप्टन जॉनसन कार का नंबर नोट करने में कामयाब हो चुका था। सामने से आने वाली पुलिस कार उनकी वैगन के करीब आकर रुक गई। जॉनसन ने जेब से अपना आई कार्ड निकाला और कार में आने वाले पुलिस अफसरों के सामने कर दिया। मैं भी पुलिस कैप्टन हूँ, यह मेरा साथी लेफ्टिनेंट है। 2 मर्दों और एक औरत ने हमें घेर लिया था। यह जख्मी भी उन्हीं का साथी है। इसके बाकी के 2 साथी एक नीली स्पोर्ट्स कार में फरार हो रहे हैं। ऑल राइट, अफसर बोला। मैं अपनी कार से वायरलेस से एम्बुलेंस के लिए मैसेज भेजता हूँ। साथ ही तमाम गश्ती कारों को नाकाबंदी करके नीली कार पकड़ने का ऑर्डर भी देता हूँ। हम ठीक ठाक हैं, फ्लेचर ने वैगन की आड़ से निकल कर कहा। तुम उन दोनों का पीछा करो। पुलिस अफसर ने फ्रेंची की तरफ इशारा किया, जिसे जॉनसन ने ज़मीन पर लिटा दिया था। एम्बुलेंस के आने तक इंतज़ार करो, लेकिन मेरा ख्याल है एम्बुलेंस के आने तक यह बचेगा नहीं। पुलिस कार फौरन ही सेलिना और साम की तलाश में दौड़ गई। जॉनसन घुटनों के बल जख्मी फ्रेंची पर झुक गया और फ्रेंची के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, क्या तुम मेरी बात सुन और समझ सकते हो? जख्मी फ्रेंची ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ बोलना भी चाहा, लेकिन उसके मुंह से खून बाहर आ गया था। उस आइस बॉक्स में क्या चीज़ थी? जॉनसन ने पूछा। क्या तुम लोगों को वहाँ न्यू फाउंड में हमारे बॉक्स में कोई चीज़ छुपा दी थी? फ्रेंची ने इस बार भी गर्दन हिला दी थी। जॉनसन ने महसूस किया कि फ्रेंची की नब्ज़ डूबती ही जा रही है। फ्लेचर, मुझे एक कागज़ और कलम दो, जॉनसन ने कहा। फ्लेचर ने जॉनसन के हाथ में कागज़ और बॉल पेन थमा दिया। जॉनसन एक बार फिर फ्रेंची पर झुक गया और उसके कान पर मुंह रख कर बोला, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? यह कागज़ और कलम पकड़ो और इस पर लिखने की कोशिश करो। अधमरे फ्रेंची ने कलम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। देखो, तुम्हारे साथी तुम्हें गोली मारकर फरार हो गए हैं। क्या तुम उनसे इंतकाम नहीं लेना चाहते हो? शाबाश, बताओ वो कहाँ गए हैं? कागज़ पर लिख दो, वो कहाँ जा सकते हैं? फ्रेंची ने कागज़ पर लिखना चाहा, लेकिन कुछ आड़ी तिरछी लकीरों के सिवा कुछ न लिख पाया। आखिर उसने कलम पर मजबूत पकड़ की और ज़मीन पर मिट्टी पर कुछ अक्षर लिखे। फिर उसका जिस्म ढीला पड़ गया। डेट्रापट, जॉनसन ने वो अक्षर पढ़े। यह बताओ, इस आइस बॉक्स में था क्या? फ्रेंची ने फिर बड़ी मुश्किल से अक्षर ज़मीन पर लिखने शुरू किए, लेकिन डायमंड लिखने के बाद कलम उसके हाथ से छूट गई। डायमंड? फ्लेचर ने कहा। वो डायमंड लिखना चाह रहा था। ऐसा ही मालूम होता है, जॉनसन ने कहा। इस दौरान सायरन की आवाज़ एक और बार सुनाई देने लगी थी। जल्दी ही एक एम्बुलेंस सामने आ गई। जॉनसन खड़ा हो गया और मिट्टी पर लेके अक्षरों को गौर से देखने लगा। डेट्रापट और डायमंड। फिर उसने एक बार फिर फ्रेंची की तरफ देखा और फ्लेचर से बोला, अब एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, यह मर चुका है। फ्लेचर, हाईवे में बहुत सी सड़कें दाएं बाएं निकलती थीं, लेकिन सामने बाईं तरफ की पहली सड़क को तरजीह दी। यह सड़क के किनारे चलती चली गई थी। सामने अंदाज से मुताबिक इस जगह से समुद्र का किनारा करीब 20 मील दूर था। शाम को इत्मीनान महसूस हो रहा था कि वो अपने पीछे आने वाली एकमात्र कार को डॉज देने में कामयाब हो गया था। फिर सेलिना ने कार में छाई खामोशी को तोड़ा। तुम्हें फ्रेंची को मार डाला? मैं उसे पुलिस को यह बताने के लिए जिंदा नहीं छोड़ सकता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो हमारे पूरे प्रोग्राम से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन फ्रेंची के मरने के बाद अब हमें हमारा हिस्सा किस तरह मिलेगा? कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो लड़की। अब कोई हिस्सेदार नहीं है। हीरा हमारे कब्जे में है और फ्रेंची मर चुका है। अब वो सारे हीरे हमारे हो गए हैं। क्या तुम उन हीरों को न्यूयॉर्क नहीं ले जाओगे? सामने गर्दन हिलाई। अगर किसी दूसरी जगह इन हीरों का कोई अच्छा ग्राहक लग गया तो हमें न्यूयॉर्क जाकर मत्था मारने की क्या ज़रूरत है? सामने कहा। क्या तुम अब भी नहीं समझी? यह हमारी ज़िंदगी का आखिरी खतरनाक काम है। अब न मुझे अपनी पीठ पर बैग लाद कर स्मगलिंग का माल ढोना पड़ेगा, पनाही कस्टम के लोगों से छिपता फिरूंगा।
आज के बाद हम ऐश और आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे। पुलिस अब तक तमाम रास्तों पर नाकाबंदी कर चुकी होगी, सलीना ने आशंका जताई। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि हम सड़क के रास्ते नहीं जाएंगे। हम बोट के ज़रिए अमेरिका में दाखिल होंगे। हम किनारे पर से एक बोट किराए पर लेंगे और दक्षिण की तरफ निकल जाएंगे। हम जब दूसरी तरफ उतरेंगे तो लोग हमें देखकर एक ऐसा जोड़ा समझेंगे जो मछलियों के शिकार से कामयाब होकर लौटा है। हम बर्फ़ को समुद्र में गला देंगे और अपने कंधों पर मछलियाँ लटकाकर इत्मीनान से कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। हमारी इस कार का क्या होगा? सेलिना ने पूछा। हम कार को समुद्र में डाल देंगे। अगर किसी को कार समुद्र में दिखाई दे गई तो उस वक्त तक हम कहीं से कहीं पहुंच चुके होंगे। सेलिना ने चुप्पी साध ली। थोड़ी देर बाद उसकी कार छायादार पेड़ों की आड़ से निकलकर खुले समुद्र किनारे पर आ गई। सड़क के साथ समुद्र का पानी ठाठे मार रहा था। कितना दिलकश नज़ारा है, सेलिना ने कहा। हम फिर कभी यहाँ तफरीह करने ज़रूर आएंगे शाम। क्यों नहीं, ज़रूर। शाम? हाँ बोलो। तुम मुझे फ्रेंची की तरह शूट तो नहीं करोगे? बोलो, कभी मुझे शूट तो नहीं करोगे? कभी नहीं। तुम ऐसी बेवकूफ़ी की बातें क्यों सोच रही हो? फ्रेंची की मौत एक हादसा था, वो तो अचानक ही सामने आ गया था। सामने कार अब समुद्र के किनारे बनी सड़क पर डाल दी थी। उसकी निगाहें किसी ऐसी जगह की तलाश में थी जहाँ से बोट किराए पर ली जा सकती हो। आखिर उसे एक जगह वो बोर्ड नज़र आ गया। वो जगह एक छोटी सी खाड़ी थी। इस जगह का मालिक एक बूढ़ा शख्स था। उसने बोट का किराया बहुत ज़्यादा मांगा था, लेकिन सामने बिना चूं चाँ से स्वीकार कर लिया और फ़ौरन ही बूढ़े को नगद रकम एडवांस में दे दी। फिर सेलिना और साम ने आइस बॉक्स से सारी मछलियाँ प्लास्टिक की थैलियों में डाल दी और तमाम थैलियाँ बोट में डाल दी। इस काम से फारिग होकर साम ने बूढ़े से कहा, मैं अपनी कार छोड़ कर आता हूँ। कार यहीं छोड़ जाओ नौजवान। यह इस बात की गारंटी होगी कि तुम वापस लौट कर ज़रूर आओगे। साम ने गहरी सांस ली। पुलिस को इस कार का नंबर पता चल चुका था। वो इस कार को बुरी तरह तलाश कर रहे होंगे। साम ने एक पल के लिए अपने रिवॉल्वर के बारे में सोचा जो उसकी कमर में अंदरूनी तरफ छुपा हुआ था, लेकिन वो फ़ौरन ही दूसरे कत्ल का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अचानक उसने एक तरकीब आजमाने की सोची। उस गैरेज के बारे में क्या ख्याल है? अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी कार यहाँ बंद करके चला जाऊँ। हाँ ज़रूर, तुम अपनी कार उस गैरेज में छोड़ जाओ। बूढ़ा फ़ौरन मान गया। साम ने कार में से कुछ ज़रूरी चीज़ें निकाली और गिटार निकाल कर उसे गैरेज में बंद कर दिया। फिर वो घाट की तरफ चल पड़ा जहाँ सेलिना उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने वो बोट किराए पर ली थी। वो लंबी और पतली ज़रूर थी, लेकिन उसका इंजन बढ़िया हालत में था। साम ने तमाम चीज़ें बोट में रख दी और इंजन स्टार्ट किया। ठीक उसी वक्त एक पुलिस कार वहाँ आकर रुकी, जिसमें से 2 सिपाही छलांग लगाकर नीचे उतरे। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे और वो बोट की तरफ दौड़ पड़े। खबरदार, एक सिपाही चीखा, वरना शूट कर दिए जाओगे। बूढ़ा शख्स बोट का लंगर उठा चुका था। सामने पलट कर तेजी से पुलिस वालों की तरफ फायर झोंक दिया। दोनों पुलिस वालों ने आड़ लेने के लिए कार के पीछे छलांग लगा दी थी। साम के लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। बोट का इंजन पहले से ही स्टार्ट था। साम ने एक झटके से बोट आगे बढ़ा दी। पुलिस वालों ने आड़ में पहुंचकर बोट पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन साम बड़ी महारत से बोट को लहराता हुआ फायरिंग की रेंज से दूर हो गया। उसी वक्त फ्लेचर की स्टेशन वैगन भी वहां पहुंच गई थी। कैप्टन जॉनसन और फ्लेचर भी घाट की तरफ लपके, लेकिन उस वक्त साम की बोट काफ़ी दूर निकल गई थी। पुलिस वाले बेबसी से बोट की तरफ देख रहे थे जो आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ओझल होती जा रही थी, क्योंकि बूढ़े के पास कोई दूसरी बोट मौजूद नहीं थी। बोट समुद्र का सीना चीरती हुई बड़ी तेज़ी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ी जा रही थी। साम बड़े चौकन्ने अंदाज में चारों तरफ देख रहा था। समुद्र शांत था और दूर दूर तक कोई बोट या लॉन्च या जहाज दिखाई नहीं दे रहा था। आधे घंटे बाद दूसरे किनारे के आसार दिखाई देना शुरू हो गए। इस दौरान साम और सेलिना ने अपना हुलिया भी तब्दील कर लिया था। वो दोनों एक ऐसा जोड़ा दिखाई दे रहे थे जो मछलियाँ पकड़कर घर लौट रहा हो। अभी वो किनारे से काफ़ी दूर थे। उन्हें अपने पीछे एक लॉन्च के भारी इंजनों की आवाज़ सुनाई थी। यह लॉन्च खुले समुद्र की तरफ से आ रही थी। साम चौकन्ना हो गया। उसने अपना रिवॉल्वर संभाल लिया, साथ ही उसके बोट की रफ्तार भी बढ़ा दी। लॉन्च तेज़ी से करीब आती जा रही थी। सामने दूर से लॉन्च पर लिखे शब्द पढ़ पाए थे। वो तटरक्षकों की मोटर बोट थी। रुक जाओ! करीब पहुंचकर लॉन्च के लाउड स्पीकरों ने उन्हें ललकार दिया। तुम हमारी तोपों के निशाने में हो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। सामने बोट की रफ्तार कम करने की बजाय लॉन्च की तरफ फायर झोंक मारा। लॉन्च की रफ्तार कम हो गई और अब वो मुनासिब फासले से उनके बोट का पीछा कर रही थी। रुक जाओ और हथियार फेंक दो! लाउड स्पीकर से फिर वही आवाज़ गूंजी।
यह लास्ट वार्निंग है, फिर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी जाएगी। रुक जाओ साम, खुद के लिए रुक जाओ, सेलिना गिड़गिड़ा रही थी। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इतनी तोपें हमारी बोट के परखच्चे उड़ा कर रख देंगी। लेकिन साम ने रुकने की बजाय लॉन्च की तरफ एक और फायर झोंक मारा। फिर लॉन्च पर से भी रह रह कर तोप के गोले बरसने लगे, लेकिन ज़्यादातर गोले बोट के आसपास ही फट रहे थे। ऐसा लगता था कि लॉन्च वाले साम की बोट को नकारा करना चाहते थे। उसका निशाना बोट का निचला हिस्सा था। आखिरकार तोप का एक गोला बोट के निचले हिस्से में जा लगा और वहाँ सुराख पैदा हो गया। बोट में पानी भरना शुरू हो गया। साम ने गौर से बोट के उस सुराख को देखा। साम का ध्यान हटते ही सेलिना ने समुंदर पर छलांग लगा दी और तेजी से तैरती हुई पुलिस लॉन्च की तरफ जाने लगी। साम ने सेलिना की तरफ देखा। पुलिस लॉन्च सेलिना के करीब पहुंचकर बहुत आहिस्ता हो गई थी। फ्लेचर और कैप्टन भी लॉन्च पर मौजूद थे। जॉनसन ने हाथ बढ़ाकर सेलिना को लॉन्च पर खींच लिया था। ऊपर पहुंचते ही पुलिस वालों ने सेलिना को हथकड़ी पहना दी। इस बीच साम की बोट पानी से भर चुकी थी और समुंदर में चकराने लगी थी। साम अभी भी बोट पर मौजूद था। उसने मछलियों वाले थैले अपनी कमर के गिर्द बांध लिए थे और हाथ में अब भी रिवॉल्वर मौजूद था। लॉन्च ने निरंतर साम को हथियार डालने और सरेंडर करने की चेतावनी दी जा रही थी। साम ने चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए थैलों समेत समुद्र में छलांग लगा दी। उसके छलांग लगाते ही बोट उलट गई। साम ने तैरना शुरू कर दिया। उसका रुख किनारे की तरफ था। पुलिस की लॉन्च बराबर साम का पीछा कर रही थी। मछलियों के थैले साम की कमर से बंधे हुए थे। मोटर लॉन्च अब साम के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। कैप्टन जॉनसन और फ्लेचर ने साम की तरफ हाथ बढ़ाए ताकि वो उनके सहारे लॉन्च पर चढ़ सके, लेकिन साम ने उन हाथों को नहीं थामा और तेजी से दूर होता चला गया। साम के दूर हटते ही फ्लेचर ने भी पानी में छलांग लगानी चाहिए, लेकिन जॉनसन ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रुक जाओ फ्लेचर, कैप्टन जॉनसन ने खौफ भरी नज़रों से साम की तरफ इशारा करते हुए कहा। फ्लेचर ने पलटकर साम की तरफ देखा, फिर उसकी निगाहें भी हैरत और खौफ से फट गईं। सेलिना के गले से भी खौफनाक चीख निकल गई थी, लेकिन साम अपने आसपास के बेखबर तेज़ रफ्तार से तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ चला जा रहा था। उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि एक बहुत बड़ी शार्क मछली मुंह फाड़े और अपने तीखे दांत निकाले उसके पीछे लपकी चली आ रही है। इससे पहले कि वो दोनों साम को होशियार कर सकें, शार्क साम के पीछे पहुंच चुकी थी। अगले ही पल शार्क ने साम की टांगों को अपने जबड़ों में जकड़ लिया था। साम ने घबराकर पीछे की तरफ देखा तो फिर दहशत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया और आंखें फटी रह गईं। उसने बेबसी से इधर उधर हाथ मारने शुरू कर दिए। सबके देखते ही देखते साम का निचला धड़ शार्क के मुंह में जाकर गायब हो चुका था। सेलिना के मुंह से एक तेज चीख निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शार्क साम के बचे खुचे जिस्म को हड़प करने को एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। शार्क पर फायरिंग करो, कैप्टन जॉनसन चीखा, लेकिन शार्क ज़्यादा तेज़ी दिखा गई। उसने साम का बाकी जिस्म हड़पा और फिर पानी में गोता लगा गई थी। कैप्टन जॉनसन और लेफ्टिनेंट फ्लेचर की शिकार हुई मछलियां भी साम के जिस्म के साथ शार्क के पेट में पहुंच चुकी थीं। जहां थोड़ी देर पहले साम का जिस्म तैर रहा था, वहां पानी का रंग लाल हो चुका था। साम का गिटार पानी में तैरी हुई खुद ब खुद पुलिस लॉन्च के पास आ पहुंची थी। फ्लेचर ने हाथ बढ़ाकर गिटार को उठा लिया। सेलिना होश में आकर धीरे धीरे सिसक रही थी। तुम लोगों ने इतनी जल्दी हमारा सुराख कैसे लगा लिया? सेलिना ने पूछा। तुम्हें कैसा पता चला कि हम बोट के जरिए फरार हो रहे हैं? जब तुमने फ़ोन करने के लिए हमारी गाड़ी में लिफ्ट ली थी तो मैं समझ गया था कि तुम्हारी गाड़ी की खराबी एक बहाना है। तुम्हें याद होगा, मैंने भी पेट्रोल पंप से एक फ़ोन कॉल की थी। वो कॉल मैंने पुलिस स्टेशन की थी और उस जगह के बारे में बताकर मदद मांगी थी जहां हमारी गाड़ी जाने वाली थी। जॉनसन ने कहा। कार की खराबी का बहाना तो पहली नज़र में ही जाहिर हो गया था, क्योंकि कार का बोनट तक नहीं खोला गया था। फिर तुम लोगों ने कहा कि तुम 1 घंटे से वहाँ खड़े हो, जबकि आधे घंटे पहले हमने तुम्हें कस्टम चेक पोस्ट पर देखा था। मुझे यकीन था कि तुम लोग हमसे सिर्फ 5 मिनट पहले ही वहाँ पहुँचे थे। हीरो का क्या होगा कैप्टन? फ्लेचर ने पूछा। वो शार्क के पेट में पहुँच चुके हैं, उन्हें तलाश करना नामुमकिन है, जॉनसन बोला। तुम वापसी के सफ़र की तैयारी करो। हमारी किस्मत ही ऐसी है कि छुट्टियों में भी हंगामों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एक बार चैनल विज़िट करिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर, तब तक के लिए शुक्रिया।